बट ये रिस्क को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। और लास्ट एक साल में या 6-8 महीने में पर्टिकुलरली जब रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा आए हैं, जो कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, काफी सारे लोगों ने 20 साल का हिस्ट्री नहीं देखा है, तो उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, और वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन थ्रू लिक्विडिटी इज रिफ्लेक्टिंग इनटू वैल्यूएशंस ऑफ ब्रॉडर मार्केट। वहां पे मुझे लगता है कि एक रिस्क है जो धीरे धीरे करके करेक्ट होना पड़ेगा। तो कोई भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, एंड दैट इज द आंसर फॉर लार्ज प्लस मिड आल्सो, अगर वो फंड का कोर स्ट्रेटेजी से आप सहमत हो, ओके, दूसरा वो हाउस का जो इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है उससे आप सहमत हो, और तीसरा अगर वो फंड मैनेजर का टेन्योर है, उसने वो किया है थोड़ा लंबा पीरियड के लिए, और आपको दिख रहा है कि ही इज यूटिलाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी इन अ राइट मैनर, देन आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बट ऑफकोर्स लार्ज कैप जो है, सपोज लार्ज कैप का रिटर्न हाइपोथेटिकल है, दिस इज हाइपोथेटिकल, 10% है, तो आपको 150, 200, 300 बेसिस पॉइंट ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन सीएजीआर पे रखना चाहिए क्लियरली, क्योंकि आपको ब्रॉडर मार्केट भी प्ले मिल रहा है यहाँ पे। एंड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक 6-8 साल के साइकिल में इन्वेस्ट फंड मैनेजर को 2-3 अपॉर्चुनिटीज आएगी जहां पे वो यूटिलाइज कर सकता है अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ जाने का, इधर लार्ज कैप में जाने का या मिड कैप स्मॉल कैप में जाने का, लास्ट 30% वेट। तो पहला तो ये होता है कि आप कोई डिसीजन मेकिंग करने के पहले ये सोचे कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ओके, कि मुझे एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेरे गोल्स क्या है, ओके। एक बार आपने गोल डिफाइन कर लिए तो आपको ये पता है कि मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका सेविंग्स पता है, आप कितना लगा सकते हो पता है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को समझते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वोलेटिलिटी एपेटाइट क्या है। फंडामेंटली अगर कोई भी इन्वेस्टर हो, जो मैं पर्सनल में करता हूँ, इसके लिए मैं वो एडवाइस कर रहा हूँ कि खुद का बैलेंस शीट अगर लीवरेज नहीं है, आपको खुद ने ऐसा कोई भी पैसा नहीं लगाया है जो बोरो करके लगाया है, या आपका मार्केट में पैसा लगाया है और इधर बोरोइंग भी खड़ा है बहुत ज्यादा, जिसका कमिटमेंट है आपका घर का ईएमआई या कुछ भी, देन इट इज अ प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ हैं मिस्टर श्रीदत्ता भंडवालकर, हु इज द हेड ऑफ एक्विटीज एट कैंडर रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी। He has been associated with Cantor Robeco since July 2016. Mr. Sridatta forms an integral part of the equity fund management team at Cantor Robeco AMC. He believes in holding selective quality stocks in the portfolio to create wealth through compounding over the medium term. He manages an AUM of more than rupees 1 lakh crores and is the primary fund manager of Cantor Robeco Equity Blue Chip Fund, Cantor Robeco Flexi Cap Fund, Cantor Robeco Focused Equity Fund, and Cantor Robeco Multi Cap Fund. Mr. Sridatta is a management graduate specializing in finance from Sindham Institute of Management and has a rich experience of over 18 years in Indian equities. Prior to joining Cantor Robeco, he was associated with SBI Pension Fund, Motilal Oswal Securities, Heritage Capital, and MF Global. Hello everyone, welcome back to Mutual Fund Ki Baat. I am Namrata Arora and we are back with yet another very exciting episode for all of you. आज हमारे साथ पहली बार श्रीदत्ता हैं. He is the head of equity for Cantor Robeco Mutual Fund and we're very excited to interview him because he's coming here for the first time. एंड हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम श्री के लिए लाइन अप किया है, विच इज़ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एज अ कैटेगरी. आई नो कि इस कैटेगरी को लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये हमें अच्छे रिटर्न्स देगा, क्या स्टेबिलिटी के लिए. सो वी कैन आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस टू श्री टुडे एंड आई डू होप कि आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिले. Shri, welcome to Mutual Fund Ki Baat and we're very happy to have you on our show for the first time. थैंक यू नम्रता, हैप्पी टू बी ऑन दी शो. सभी इन्वेस्टर्स को हमारी तरफ से नमस्ते, और आपको भी नम्रता. थैंक यू सो मच. आपको भी बहुत नमस्ते श्री. सो श्री, जो हमारा पहला सवाल है ना, दैट इज़ अराउंड द इकोनॉमी. देखिए, हमें पता है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर हम देखें तो मॉर्गन स्टैनली का जो रिसेंट हम डेटा देख रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है दैट हैज़ बिन कट टू अबाउट 6.3% आफ्टर द Q2 GDP डेटा. अभी हम काफ़ी वॉलेटिलिटी भी देख रहे हैं मार्केट में, राइट. वी आर सीइंग कि कभी मार्केट ऊपर जाता है एकदम से, अगले दिन नीचे चला जाता है. देयर मल्टीपल रीजंस फॉर इट. लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो होता है वो एक इन्वेस्टर के लिए होता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर को ये समझ में नहीं आता है कि जब ऐसा इतना वॉलेटिलिटी होता है तो हमें क्या करना चाहिए एंड हाउ डू वी नेविगेट
स्टॉक मार्केट इन अ सिनेरियो लाइक दिस. तो श्री, आप हमें मदद करिए ये समझने में कि जब स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी रहता है फॉर अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? श्योर। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है ये मार्केट का एक्चुअली हिस्सा है। अ, जो कि लास्ट 6 क्वार्टर में हमने वोलेटिलिटी नहीं देखा, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स भूल गए हैं कि मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकता है। हाँ. मार्केट काफी यूनिडायरेक्शनल रहा है, और उसका रीजन ये भी था कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स या ग्रोथ जो आप बोल रहे थे, जैसे जीडीपी ग्रोथ, वो बहुत यूनिडायरेक्शनल यानी ट्रेंडिंग था। बट बार बार हमने देखा है, और 20 साल से मैं मार्केट में हमेशा हमने देखा है कि हर 1 2 3 साल में आपको वोलेटिलिटी मिलता है, और वो वोलेटिलिटी का एक आइदर एक्सटर्नल रीजन होता है या इंटरनल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का रीजन होता है। इस बार जो वोलेटिलिटी का रीजन है, वो रीजन ये है कि जो ग्रोथ एक्सपेक्ट हो रहा था मार्केट में, कि भाई जीडीपी ग्रोथ रेट प्रॉब्ली आरबीआई ही प्रोजेक्ट कर रहा था कि 7.2% पे फाइनेंशियल ईयर 25 में जीडीपी ग्रो करेगा। आरबीआई ने 6.6 कर दिया है ग्रोथ रेट, और मॉर्गन स्टैनली ने उससे भी कम किया है। करेक्ट. नाउ ये जो ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, हमेशा इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए हर बार वोलेटिलिटी आती है तो, कि रीजंस जो है वो कॉन्टेक्चुअल यानी थोड़े टाइम के लिए रहने वाले हैं, सिक्लिकल है, या स्ट्रक्चरल रीजन है। क्या आप इसकी वजह से, ये रीजंस जो हुए हैं आज, इसकी वजह से मैं ये वरीड हूँ क्या कि इंडिया में 3 साल, अगले 3 साल क्या होगा, 5 साल क्या होगा? अगर वो रीजन नहीं है तो उसको बेसिकली उतना वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो जैसे अभी भी जो ये ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है 7.2% से 6 बेसिकली 6 या 6.3, जो भी नंबर ले लो, अल्टीमेटली नंबर जो आएगा वो आएगा ईयर एंड पे। या कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ में भी जो स्लो डाउन आया है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 25 में कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में आने का अंदेशा है। तो जब ये ग्रोथ रेट्स स्लो डाउन हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्शन में गया था, तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम हो गया है। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये भी रहा कि जो अच्छा भी था और बुरा भी था, बट काफी सारे इंडिया में रीजन्स ऐसे, पर्टिकुलरली साउथ में, जहाँ पे लास्ट 50 साल में जितना बारिश नहीं हुआ था उतना हुआ, तो एक्सेस बारिश है। 50 से 70% एक्सेस बारिश हुआ है काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। जब एक्स्ट्रा बारिश होता है या इलेक्शन होता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डिसीजन मेकिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होता है, तो उसकी वजह से आपको ये स्लो डाउन दिखने मिल रहा है। हो सकता है कि हम लोग 7.2 पे नहीं जाए, या हम लोग वहां पे वापस नहीं जाए, क्योंकि पहला हाफ आपने खो दिया है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट हमारा ये अंदेशा है कि ये कोई भी स्ट्रक्चरल रीजन नहीं है। ये सब कॉन्टेक्चुअल रीजन है, साइक्लिकल रीजन है। तो फाइनेंशियल 25 में आपको हो सकता है कि थोड़ा वोलेटिलिटी रहे। इसका रीजन दूसरा तो ये भी है कि मार्केट ने लास्ट ईयर काफी अपफ्रंटिंग कर लिया था, तो आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, आपका वैल्यूएशन ज्यादा था, तो आपने ज्यादा एक्सपेक्ट किया, थोड़ा कम आया है। तो जब वो एडजस्ट हो रहा है, तो उसमें आपको वैल्यूएशन, टाइम, प्राइस करेक्शन, ये सबका कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट को थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा टू अ न्यू रियलिटी, जहां पे ग्रोथ, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ शायद 15% नहीं आए, और जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% नहीं आए, बट कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा, जीडीपी ग्रोथ भी थोड़ा कम रहेगा। तो ये एडजस्टमेंट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा, और वहां पे आप ये वोलेटिलिटी देख रहे हो। ये वोलेटिलिटी इसलिए भी आया है एडिशनली कि यूएस में नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, जहां पे एटलीस्ट जो पहला व्यू है लोगों का ये है कि यूएस में ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो जब यूएस में ग्रोथ अच्छा रहेगा, तो काफी सारे जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स है, वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालते हैं और उनके मार्केट में लेके जाते हैं। बट ये सभी जो तीनों भी रीजन मैंने गिनाए, ये सभी सिक्लिकल या कॉन्टेक्चुअल रीजन है। ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं टिकते हैं। ये हमारे हिसाब से 2 3 4 क्वार्टर टिकेंगे, उसके बाद में ग्रोथ वापस से थोड़ा ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग 7 7.5% पे चले जाए, बट एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग सेकंड हाफ में भी इंप्रूव हो जाएगा। फेस्टिविटी था तो आपका इंप्रूव हो गया एक्सपेंडिचर, आपका मानसून का इम्पैक्ट चला जाएगा, जबकि मानसून का फायदा होगा। जो स्टेट इलेक्शन हुए उसमें रूरल साइड में काफी स्पेंडिंग हो रहा है, तो उसका फायदा होगा। तो ये सब जो है चीजें हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारा तो हमेशा ये बोलना रहता है इन्वेस्टर्स को कि अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चरल रीजन है, जहाँ पे आपका डेमोक्रेसी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, या आपके मैक्रो में कोई बड़ा प्रॉब्लम है, बैलेंस शीट्स का बड़ा प्रॉब्लम है, अगर वो कोई भी प्रॉब्लम आज नहीं है, जो कि केस है, तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि मेरा 3 5 साल का गोल क्या है, और अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी है तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए, रादर देन वरिंग अबाउट इट। ओके, बट देन डू यू थिंक रीजन में जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से क्या लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सके? व्हेन आई से लॉन्ग टर्म, नॉट वेरी लॉन्ग टर्म, बट लेट्स से 2 3 साल में वी सी सो मच इंस्टेबिलिटी इन आवर रीजन, इन द नेबरिंग कंट्रीज, सो डू यू थिंक दैट कुड हैव एन इम्पैक्ट? नो, आई थिंक वो आपने बराबर वो पॉइंट आउट किया, ये रिस्क तो है, बट वो रिस्क तभी होगा जब कोई एस्केलेशन बड़ा होगा। और एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि जो करंट इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट है वो भी, और जो नया यूएस में एस्टेब्लिशमेंट आ रहा है वो भी, ये दोनों भी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, ये एक्चुअली एंटी वॉर है फंडामेंटली।
Sure. उनको और नहीं चाहिए। ओके, Sure. हमें भी इंडिया में बेसिकली कोई भी इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए बॉर्डर्स पे। और यूएस का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है वो भी काफ़ी प्रो बिजनेस और एंटी वॉर है। हमें लगता है कि ग्लोबली थोड़ा सा जो आपने लास्ट 3-4 साल में देखा कि हर जगह एस्केलेशन हो रहा है, एटलीस्ट ये गेस है हमारा कि जब नया एस्टेब्लिशमेंट आएगा देर विल बी लिटिल बिट ऑफ अ पुल बैक, वहाँ पे कम होने के चांसेस ज़्यादा है एस्केलेशन रादर देन बढ़ने के, दोनों में, इसराइल मिडिल ईस्ट में भी और यूक्रेन रशिया बॉर्डर पे भी। तो Okay. इसकी वजह से हम, वो रिस्क है, वो तो आप Yeah. उसको ये नहीं बोल सकते कि रिस्क नहीं है, बट वो रिस्क हमें लगता है कि एटलीस्ट हमारे एज अ कंट्री की तरफ से या यूएस की तरफ से इंक्रीमेंटली वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। आई अंडरस्टैंड श्री, एंड आई थिंक मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये सवाल अबाउट मैक्रो इकोनॉमी हम पता है अपने सारे स्पीकर से पूछते हैं, ऑल द पीपल दैट वी इनवाइट ऑन द शो, लेकिन हर कोई बहुत पॉजिटिव आउटलुक देता है, विच इज ग्रेट, राइट? बट आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड कि रिस्क भी होता है एंड रिस्क भी है, तो ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज करेक्ट, परफेक्ट एंड यू लिविंग इन अ परफेक्ट वर्ल्ड। करेक्ट। एंड सो दैट्स द रीजन कि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स ये समझें कि रिस्क भी है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। एब्सोल्युटली राइट। तो रिस्क वहां पे नहीं है, रिस्क मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे। ये इवेंट्स तो कभी भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स लास्ट 3-4 साल में आपने ग्लोबली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या वॉर्स देखे हैं। मुझे लगता है कि रिस्क लोगों के एक्सपेक्टेशंस में है ओके। कि इकोनॉमी क्या डिलीवर कर सकता है उसके वर्सेस आज जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा। उसमें काफी बड़ा डिस्कनेक्ट मुझे अभी भी लगता है। ओके। क्योंकि इंडिया कैन स्टिल ग्रो एट 6% जीडीपी, ओके, 6.5%। नॉमिनल जीडीपी कैन स्टिल बी 10%, ओके, Yeah. 9-10%। आपका कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कैन स्टिल बी 12-14% और 11-13-14%। Yeah. बट क्या मार्केट उसके लिए वैल्यूड है क्या? ओके, तो जो वैल्यूएशन इज अ एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है अर्निंग से और ओके Yeah. या इकोनॉमी से, वो हमें लगता है कि थोड़े ज़्यादा बढ़े हुए हैं और डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे आने का चांसेस ज़्यादा है। और वो बढ़े इसलिए है क्योंकि लोगों ने देखा कि किसी और ने पैसा बनाया है, तो लास्ट 1.5 साल में लिक्विडिटी ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं उस चीज़ से ज़्यादा वरी करता हूँ, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी या डाउन साइड वॉलेटिलिटी कब बड़ा आता है, ये रीजन तो कभी भी हो सकते हैं, करेक्ट। वॉर हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, आपका क्रूड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, ये लाइव रिस्क है, हमेशा कम ज़्यादा होते हैं ऑफकोर्स, बट लाइव रिस्क है। बट ये रिस्क को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। और लास्ट 1 साल में या 6-8 महीने में पर्टिकुलरली जब रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा आए हैं, जो कि वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, काफ़ी सारे लोगों ने 20 साल का हिस्ट्री नहीं देखा है, तो उनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन थ्रू लिक्विडिटी इज रिफ्लेक्टिंग इनटू वैल्यूएशंस ऑफ ब्रॉडर मार्केट। वहाँ पे मुझे लगता है कि एक रिस्क है जो धीरे धीरे करके करेक्ट होना पड़ेगा। अभी वो वन शॉट में होता है या धीरे धीरे करके 6 क्वार्टर 8 क्वार्टर में होता है, दैट इज टू बी सीन। हमारा टेक है कि वो धीरे धीरे करके 6-8 क्वार्टर में होगा। तो Okay. हमेशा हम बोलते हैं कि एक 15 का मल्टीपल 30 तो आप 1 साल में कर सकते हो, बट वो 30 का मल्टीपल 25 या 20 भी होने के लिए काफी बार 6-8 क्वार्टर निकल जाते हैं। तो वो धीरे धीरे हमें लगता है कि जैसे जैसे अर्निंग्स रोल होगी वो एडजस्टमेंट होगा। बट मुझे वहां रिस्क लगता है कि अगर ग्रोथ डाउन साइड सरप्राइजेस आए तो वहां पे बड़ा प्रॉब्लम है। Wow. Okay. Wonderful. Okay. So, Shri, अभी जो है, let's jump straight to the theme, क्योंकि आज की हमारी थीम है लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और हमने उसके ऊपर आपके लिए काफ़ी क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। बट सो लेट मी जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माय व्यूअर्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें 35% लार्ज कैप स्टॉक्स में जाता है, 35% मिड कैप में, एंड द रिमेनिंग 30% इज बेस्ड ऑन फंड मैनेजर डिस्क्रेशन। नाउ बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, श्री, अगर हम देखें तो लार्ज एंड मिड कैप फंड्स एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर मैं लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करती हूँ स्टेबिलिटी के लिए, मिड कैप्स में इन्वेस्ट करती हूँ टू गेट स्लाइटली बेटर रिटर्न्स। एंड डू यू रियली थिंक कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप एज अ कैटेगरी है, क्या ये जेन्युइनली मेरे पोर्टफोलियो को बेटर बनाता है या सिर्फ ये एक स्ट्रैटेजी है मेरे नंबर ऑफ फंड्स को कम करने की? So what do you think? Like, do you really think it's a product which helps me in making a more efficient portfolio, या आपको लगता है कि हाँ ठीक है, 2 की बजाय तुम एक फंड रख रहे हो, तुम्हें बेनिफिट उतना ही मिल रहा है? नहीं, हमें लगता है कि इस प्रोडक्ट का हर प्रोडक्ट का एक अपना अपना इन्वेस्टर सेट होता है। हमेशा प्रोडक्ट्स को जेनरिक तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी इन्वेस्टर के लिए लार्ज कैप फंड इज द बेस्ट फंड, किसी के लिए हो सकता है कि स्मॉल कैप इज द बेस्ट फंड, किसी के लिए हो सकता है मिड कैप इज द बेस्ट फंड। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक वजूद होता है, हर प्रोडक्ट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और हर प्रोडक्ट का एक होराइजन, वोलेटिलिटी और रिटर्न का एक ब्रैकेट होता है। ओके,
तो उसकी वजह से हर प्रोडक्ट का तो एक बेसिकली इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से एक अपॉर्चुनिटी सेट होता है। अच्छा। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे प्रोडक्ट जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, लार्ज प्लस मिड क्या है, लार्ज प्लस मिड भी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। ओके, आपके पास डाइवर्सिफाइड अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। आप टैक्स सेवर ले लो, आप हाइब्रिड्स ले लो, आप लार्ज प्लस मिड ले लो, आप फ्लेक्सी ले लो, आप वैल्यू ले लो, आप फोकस ले लो, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स का आपको फायदा तब होता है, और वही आंसर लार्ज प्लस मिड के लिए भी एप्लीकेबल है, जब उस डाइवर्सिफिकेशन अपॉर्चुनिटी का फंड मैनेजर फायदा ले सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब अगर उस प्रोडक्ट का फंडामेंटल स्ट्रैटेजी अच्छा है, प्रोसेस वो हाउस का अच्छा है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, और अगर वो फंड मैनेजर एक्चुअली वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको 30% जो लास्ट है, जो मिड स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, मिड कैप में भी डाल सकता है, बचे हुए लास्ट 30%, और लार्ज कैप में भी डाल सकता है, उसका अगर वो स्मार्टली यूज करे तो एक साइड में वोलेटिलिटी कम कर सकता है, दूसरे साइड में अल्फा जनरेशन बढ़ा सकता है। जैसे हो सकता जैसे मैं अगर आपको पीछे लेके जाऊँ और जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूं कि 2019-20 में बहुत मंदी थी मिड कैप स्मॉल कैप में, करेक्ट? तो उस वक्त जिस लार्ज प्लस मिड फंड ने बेसिकली एलोकेशन बढ़ा के वहां पे 60-65% चलाया, तो देन वो प्रोडक्ट का इन्वेस्टर को बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि देन द फंड मैनेजर इज एक्टिवली यूटिलाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल टू हिम, और वो भी पॉजिटिवली यूज कर रहे हैं। सेम है, आज अगर वो फंड मैनेजर धीरे धीरे करके वो लार्ज कैप बढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि अगले 2 साल में पॉसिबल है कि उसको बेनिफिट हो जाए गिवन वेयर वैल्यूएशंस आर। तो कोई भी डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, एंड दैट इज द आंसर फॉर लार्ज प्लस मिड आल्सो, अगर वो फंड का कोर स्ट्रेटेजी से आप सहमत हो, ओके, दूसरा वो हाउस का जो इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है उससे आप सहमत हो, और तीसरा अगर वो फंड मैनेजर का टेन्योर है, उसने वो किया है थोड़ा लंबा पीरियड के लिए, और आपको दिख रहा है कि ही इज यूटिलाइजिंग दैट अपॉर्चुनिटी इन अ राइट मैनर, देन आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। देन आपको लार्ज और मिड सेपरेटली रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एनीवेज इन योर 100 रुपीज यू आर ऑलरेडी एलोकेटिंग 35% टू मिड, 35% टू लार्ज, एंड रेस्ट 30% इज ही इज यूजिंग इट वेरी स्मार्टली। सो दैट्स हाउ वी लुक एट ऑल डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज। बट श्री, ये बताइए कि लास्ट के जो 30% है वो किसी भी कैटेगरी में जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना? वट एवर फंड मैनेजर चूजेस टू पुट दैट इन अ स्मॉल कैप कैटेगरी, तो मान लीजिए उसने जो है बोला कि 30% हम स्मॉल कैप स्टॉक्स में डालते हैं टू मेक यूज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी। तो अब जो मैं सोच रही थी कि मेरा जो फंड है मुझे स्टेबिलिटी देगा, वहां पे 65% मेरा पोर्टफोलियो इज एक्चुअली इन रिस्की स्टॉक्स विच इज मिड एंड स्मॉल कैप। तो वी कैन लुक एट वन साइड एंड से कि हाँ ठीक है, 30% आपका वो या तो लार्ज कैप या मिड कैप्स में डाल रहे हैं, बट व्हाट इफ इट गोज इनटू स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी और एकदम से मेरे फंड का रिस्क इतना बढ़ गया है? व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? इसलिए मैं बोला कि वो फंड मैनेजर का जो डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल है। जैसे आज कैटेगरी मोटा मोटा 50-50 पे बैठा हुआ है। ओके, 50-55% मिड एंड स्मॉल कैप है, एंड 40-45% इज लार्ज कैप, रिमेनिंग 4-5% वुड बी कैश एट कैटेगरी लेवल। तो ये नहीं कि अपॉर्चुनिटी किस तरफ है, अपॉर्चुनिटी हर कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग लेवल पे होती है। जैसे मैंने बोला कि 19-20 में आपको अपॉर्चुनिटी था कि आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाओ, ओके। 16-17 में अपॉर्चुनिटी था कि आप लार्ज कैप की तरफ जाओ, आज हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी कि आप थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ झुको, ओके। तो वो अपॉर्चुनिटी वो किस तरीके से यूज करे। सो यू आर एक्चुअली, अगर मैं उसको दूसरी तरीके से सोचूं तो आपका रिस्क एपेटाइट फंड मैनेजर को डिसाइड करने दे रहे हो। यू थिंक दैट ही इज अ बेटर गाय टू असेस द रिस्क कि किस तरफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, एंड ही विल यूज दैट लास्ट 30% इन दैट पार्ट ऑफ द मार्केट। इसलिए उसका कोई फिक्स सोल्यूशन नहीं हो सकता है। आपका कभी वो रिस्क एक्चुअली कम भी कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एग्जैक्टली अपोजिट कर ले। एब्सोल्युटली, कि भाई 3 साल हाइपोथेटिकली लेट अस से कि 15% अर्निंग्स ग्रोथ आते रहे, एंड इफ ही गोज एंड सिट्स ऑन 60%, 65% लार्ज कैप, देन आपका रिटर्न सफर होगा। इसीलिए काफी बार हम लोग इस चीज की वोटरी है कि आपको प्रोडक्ट डिफाइन करने के पहले आपका रिस्क एपेटाइट, होराइजन और रिटर्न एक्सपेक्टेशन डिफाइन करना चाहिए, और उसी के बाद में प्रोडक्ट में जाना चाहिए। ओके, ओके। तो अगर हम रिस्क की बात कर ही रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि ये सही कैटेगरी किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए होगा? ऐसा इन्वेस्टर हु इज लुकिंग एट स्लाइटली हायर रिस्क फॉर बेटर रिटर्न्स, और सामान जो सोच रहे हैं कि तो कम रिस्क चाहिए फॉर आई एम ओके टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई रिटर्न्स? क्योंकि इसमें जो दो कैटेगरीज हैं लार्ज एंड में, एक थोड़ा हाई रिस्क है, एक कम रिस्क है, एक आपको ज्यादा रिटर्न देता है, कम रिटर्न देता है। अगर वो मिड एंड स्मॉल कैप अगर कैटेगरी हो तो वी नो कि ये तो हाई रिस्क कैटेगरी है,
बट लार्ज एंड मिड इज अ ब्लेंडेड कैटेगरी, राइट? तो किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होगा ये फंड? आई थिंक ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए उपयोगी है जो चाहते हैं कि आई एम ओके फंड मैनेजर डिसाइडिंग माई रिस्क एपेटाइट बियॉन्ड अ पॉइंट एंड अकॉर्डिंगली एलोकेट. फॉर एग्जाम्पल उसका 100 रुपीज पूरा तो लार्ज प्लस मिड में एलोकेट नहीं होगा, करेक्ट? हाँ, So he can always allocate money here, but it is completely suitable for investors who are okay with that diversification being used by fund manager depending on risk and opportunity किस तरफ जाना है. करेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में है कि नहीं मुझे तो 60-70% लार्ज कैप पोर्टफोलियो चाहिए और फिर आप अगर लार्ज प्लस मिड में गए और उस फेज में अगर ऐसा आया कि फंड मैनेजर ने ज्यादा मिड और स्मॉल कैप रखे तो देन आपको वो आपका रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन और फंड मैनेजर का रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन वो मिसमैच हो जाएगा. तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है जो वांट टू लीव दैट लास्ट 30%. अज्यूम कर लीजिए हाइपोथेटिकली कि मेरे पास 100 ही रुपए है, मुझे बाकी कुछ नहीं करना है, मेरे पास 100 रुपए, मुझे एक ही फंड में लेना है. अभी मेरे पास चॉइसेस है, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज है. आई विल से कि मैं लार्ज प्लस मिड में जाता हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी मिनिमम 35% तो मिल ही रहा है और उसके बाद में मेरा बिलीफ है कि ये जो हाउस है, सपोज कैनरा रोबेको है या कोई भी हाउस है, और ये जो स्ट्रैटेजी है जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग है, तो ये स्ट्रैटेजी जो फंड मैनेजर है, जो स्ट्रैटेजी है और जो हाउस है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है, आई एम कंफर्टेबल कि ये लोग अपॉर्चुनिस्टिकली या कॉन्टेक्चुअली ये लास्ट बचा हुआ 30 रुपया राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे. एंड इवन इफ दे गो रॉन्ग आई एम कंफर्टेबल टेकिंग लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क. आई थिंक उन इन्वेस्टर्स के लिए ये है जो इन्वेस्टर्स बहुत बकेटेड है कि नहीं मुझे ज्यादा ही रिस्क लेना है या मुझे कम ही रिस्क लेना है. आई थिंक उनके लिए बाकी प्रोडक्ट्स है काफी सारे. Okay. So, you also spoke about returns in this answer. तो अब ये बताइए श्री कि रिटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हर इन्वेस्टर के लिए, राइट? वी लुक एट टू थिंग्स, एक हम देखते हैं रिस्क, एक हम देखते हैं रिटर्न. आप बोल रहे हैं कि रिस्क तो ठीक है, कैन बी मैनेज्ड, अज्यूमिंग कि आपके फंड मैनेजर्स मेकिंग यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो जब हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, अज्यूमिंग इसमें अगर थोड़ा रिस्क ज़्यादा है तो लॉजिकली मेरे रिटर्न्स भी ज़्यादा होने चाहिए. दैट्स द रीजन आई विल बी विलिंग टू टेक रिस्क इन अ फंड लाइक दिस. So help us understand, considering आप एक काफ़ी successful large and mid cap fund चलाते हैं, and so help us understand कि मेरा return expectation इस category से क्या होना चाहिए, not just pure fund, I'm saying in general from this category. अगर मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि large cap से मेरा expectation है 10-11% kind of CAGR, तो इसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना होना चाहिए और आपको क्या लगता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए? बिकॉज यू योरसेल्फ मेंशन कि रिस्क, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होराइजन तीनों को देख के इन्वेस्टर को सेलेक्ट करना चाहिए, राइट? तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए बिफोर आई डिसाइड टू कि ठीक है मुझे इस फंड से पैसा निकालना है? ओके, पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करता हूँ. मैंने ये नहीं बोला कि रिस्क बहुत इजीली हर हाउस और हर स्ट्रेटेजी मैनेज कर सकता है. इनफैक्ट मैनेजिंग रिस्क इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट इफ समबडी कैन मैनेज इट वेल you can get very good outcomes. Coming to your next question कि रिटर्न क्या हो सकते हैं, आई थिंक रिटर्न हमेशा ब्रॉडर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ और प्रोडक्ट मिक्स का फंक्शन है. और हमें लगता है कि हिस्टोरिकली जो रिटर्न आए हैं, ओके, उससे थोड़े कम रिटर्न एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स को रखने चाहिए. अगर मैं 10 साल का रिटर्न देखूँ, 15 साल का जो एवरेज रिटर्न देखूँ, हम लोग नंबर्स का तो बात नहीं कर सकते, ओके, फॉर कंप्लायंस रीजंस, बट जो हमारे फंड का या कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न आया होगा, आई थिंक उससे थोड़ा कम एक्सपेक्टेशंस इन्वेस्टर्स को रिटर्न के बारे में रखना चाहिए. बट ऑफकोर्स लार्ज कैप जो है, सपोज लार्ज कैप का रिटर्न हाइपोथेटिकल है, दिस इज हाइपोथेटिकल, 10% है, तो आपको 150, 200, 300 बेसिस पॉइंट ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्टेशन सीएजीआर पे रखना चाहिए क्लियरली, क्योंकि आपको ब्रॉडर मार्केट भी प्ले मिल रहा है यहाँ पे. एंड हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक 6-8 साल के साइकिल में फंड मैनेजर को 2-3 अपॉर्चुनिटीज आएगी जहाँ पे वो यूटिलाइज कर सकता है अपॉर्चुनिटी दोनों तरफ जाने का, इधर लार्ज कैप में जाने का या मिड कैप स्मॉल कैप में जाने का, लास्ट 30% वेट. कमिंग टू होराइजन, आई थिंक कोई भी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो जहाँ पे फंड मैनेजर पे आप को इंटरेस्ट कर रहे हो कि भाई ये साइकिल्स का यूज करे, तो आपको एटलीस्ट एक साइकिल, 2 साइकिल वहाँ पे रखना चाहिए. तो हमें लगता है कि मिनिमम 5 से 7 साल का होराइजन इस प्रोडक्ट में होना चाहिए, क्योंकि 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं जहाँ पे आप एक साइड में बैठे हो, उसके बाद में आप दूसरे साइड का यूटिलाइज करोगे. और आपका अल्फा तभी बनेगा जब आप वो एलोकेशन वाला पार्ट भी अच्छी तरीके, ऑफकोर्स सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग क्या स्टॉक ले रहे हैं विद इन द कैटेगरीज, बट वो एलोकेशन का प्ले तो आपको 2-3 साल में एक ही बार आता है. तो वो अच्छा हुआ है कि नहीं और अच्छा वो प्ले आउट होने के लिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से 5 से 7 साल, विच इज लाइक 1.5 to इकोनॉमिक साइकिल्स, इज व्हाट इन्वेस्टर्स शुड लुक एट मिनिमम. ओके. तो विच मीन्स अगर आपके पास
5 साल भी नहीं है, यू थिंक कि आपको उससे कम इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो शायद ये कैटेगरी में उतना ज्यादा आपको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसमें यू हैव मिड कैप एज अ कैटेगरी एंड यू हैव लार्ज कैप, तो 2 साइकिल्स अगर प्ले हो रही हैं तो हाँ, आपको एटलीस्ट 2 साइकिल देखने चाहिए, तो 5 साल, 3-5 साल, मिनिमम 5 साल तो होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको एलोकेशन का शायद बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ सिलेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। Okay, okay. So, now coming back to your fund, which is the Canada Robeco, emerging equity fund, जो एक large और mid cap fund category में play करता है. Help us understand कि ये जो fund है, इसका आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, कंसिडरिंग ये काफी कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म परफॉर्मर रहा है इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, और इसमें आप श्री रिस्क को कैसे मैनेज करते हो, राइट, स्पेशली द डाउन साइड प्रोटेक्शन, क्योंकि मुझे लगता है कि अपसाइड उतना ज्यादा अगर आप ना भी दे पाओ, एटलीस्ट डाउन साइड प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर के लिए, तो एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कम तो नहीं होगा उतना ज्यादा। तो आप ये बताइए कि हाउ डू यू मैनेज द रिस्क इन दिस फंड, एंड टेल अस कि आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है इस फंड का। सो काफ़ी सारा चीज़ें हाउस लेवल से फ्लो होता है, ओके। ओके, तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जो रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कंट्रोल करता है हाउस लेवल पे, ओके। और जो रिटर्न है वो फंड मैनेजर डिलीवर करता है एट फंड लेवल, या ओके। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर पहले इसमें है कि हमारा जो कोर इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है एज अ हाउस, एज अ कैनरा रोबेको हाउस, वो 3 पैरामीटर्स के अराउंड है फंडामेंटली। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स कि भाई आप फंडामेंटली डिसाइड करो कि आपको क्या प्लेग्राउंड पे प्ले करना है, ओके। और वो प्लेग्राउंड हमने डिफाइन किया है हमारे लिए, ओके। और वो हमारे लिए बेस्ट है, शायद किसी और के लिए बेस्ट नहीं होगा, कि हमें डील करना है ऐसे मैनेजमेंट से जो हमें फेयरली ट्रीट करे एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ओके। हमें डील करना है ऐसे बिजनेसेस से जहाँ पे बिजनेसेस का जो इनहरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट विल सेव the business and management rather than the other way around, okay. ओके, Which means businesses which are less cyclical, businesses where inherently capital efficiency is good, capital efficiency यानी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल क्या बन रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या बन रहा है, बिजनेसेस जहाँ पे कुछ फॉर्म किसी तरीके का मोट है कि भाई मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का मोट है, या मेरे पास कॉस्ट कम मोट है, या मेरे पास रेगुलेटरी एडवांटेज है, मेरे पास स्केल है, ओके। तो पहला बकेट हुआ मैनेजमेंट, कि किन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, किस प्रमोटर के साथ आप डील कर रहे हो, किस मैनेजमेंट के साथ आप डील कर रहे हो। दूसरा है किस बिजनेस के साथ आप डील कर रहे हो। तीसरा है हमारा कि किस बैलेंस शीट के साथ आप डील कर रहे हो। या तो ये 3 जो पैरामीटर है ये कोर पिलर्स है हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के, जहां पे हर बार कोई नया स्टॉक डिस्कशन के लिए आता है तो अनलेस एंड अनटिल ये तीनों फिल्टर वो क्रॉस करे वो यूनिवर्स में नहीं जाता है, ओके। तो आपका जो पूरा सेकंड क्वेश्चन था ना वो यहाँ पे एड्रेस हो गया कि अगर मैं बिलो एवरेज मैनेजमेंट, बिलो एवरेज बिजनेस और बिलो एवरेज बैलेंस शीट अगर मेरे यूनिवर्स में ही नहीं जाने दूंगा तो देयर इज नो वे इट कैन गो इनटू the stock in your any portfolio itself, whether it is large plus mid or any other portfolio. या तो ये एक हाउस लेवल रिस्क मिटिगेशन हम लोगों ने किया है, और मेरा ये मानना है कि ये बहुत परफेक्टली वर्क करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मार्केट में डिफिकल्ट, आपको रिस्क कब मैनेज करना है ज़्यादा, जब मार्केट में डिफिकल्ट टाइम आए, इकोनॉमी में डिफिकल्ट टाइम आए। जब इकोनॉमी में डिफिकल्ट टाइम आएगा, मार्केट में डिफिकल्ट टाइम आएगा, किस टाइप के बिजनेसेस अच्छे करेंगे, जो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोले वही अच्छे करेंगे, विच मीन्स डाउन साइड प्रोटेक्शन विल बी गुड, वॉलेटिलिटी विल बी लेस, एंड दे विल turn out to be winner. Every cycle they will turn out to be winner because they will survive and they will actually grow further in the next cycle. So ये हुआ रिस्क का आंसर, कि ये टॉप डाउन फिलोसफी है कि ये हम लोग तीनों चीजें। कमिंग टू द पोर्टफोलियो, यहाँ पे हम लोगों का फोकस हमेशा ये रहा है कि आप एक कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी रखो पोर्टफोलियो का, ओके। अल्फा जनरेट करने के 3 तरीके होते हैं पोर्टफोलियो में, ओके, या 3 लेवल पे होता है अल्फा जनरेशन। एक होता है आपका स्ट्रैटेजी, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या चला रहा है, आप उसमें कंसिस्टेंट हो के नहीं, कंसिस्टेंट ना, ऐसा नहीं कि हर स्ट्रैटेजी हर मंथ हर ईयर वर्क करेगा, बट आप वो थॉट प्रोसेस में कंसिस्टेंट हो के नहीं। सेकंड है आपका एलोकेशन कैसा है, यानी सेक्टर सिलेक्शन आपका कैसा है। और तीसरा है सिलेक्शन कैसा है, सिलेक्शन यानी जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी आप चूज कर रहे हो हर बार हर सेक्टर में। ऐसा हो सकता है कि किसी सेक्टर का वेट 3% है, बट आप 3 रॉन्ग स्टॉक में बैठ जाओ तो आपको सेक्टर का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपका एलोकेशन राइट है बट आपका सिलेक्शन रॉन्ग है। तो हमारा ये अगर ये तीनों चीज मैं कैनरा रोबेको इमर्जिंग के लिए लूँ, तो पहला जो है स्ट्रैटेजी, हमारा स्ट्रैटेजी काफी कंसिस्टेंट रहा है कि टिपिकली उस स्ट्रैटेजी इज टिल्टेड टुवर्ड्स ग्रोथ क्वालिटी कंपनीज with but not only growth quality and not only good balance sheets and good management and good businesses, but जहाँ पे earnings is superior to average universe, ओके, अर्निंग्स मोमेंटम अच्छा है, अर्निंग्स ग्रोथ सुपीरियर है, ओके। और क्वालिटी ग्रोथ में बाकी 3 पैरामीटर जो मैंने पहले हाउस लेवल पे बोले वो तो आ ही गए कि बैलेंस शीट क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड बिजनेस क्वालिटी आपने कवर कर लिया। बट उसके बाद में मुझे ये भी चाहिए कि इतना सिर्फ होने से अच्छा नहीं है, मुझे अर्निंग्स ग्रोथ भी सुपीरियर चाहिए।
अगर मैं ऑटो में हूँ, तो ऑटो में मेरे पोर्टफोलियो में जो है उसका अर्निंग्स ग्रोथ सुपीरियर है कि नहीं, बाकी बेसिकली पूरे सेक्टर से, उस सेक्टर से ऑफ कोर्स। Yeah. ओके, तो ये हम लोग काफी फोकस करते हैं इस पोर्टफोलियो में कि ग्रोथ क्वालिटी टिल्ट विद अर्निंग सुपीरियरिटी। ओके, ये एक हो गया पहला बात। ये कि स्ट्रैटेजी क्या है पोर्टफोलियो का ब्रॉडर रफली, कि किस तरफ टिल्ट है। ओके, दूसरा है कि अलोकेशन। तो अलोकेशन में हमारा मानना है कि जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम है वहाँ पे इस पोर्टफोलियो में हम लोग अलोकेशन रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ाते हैं। सो अलोकेशन में रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा लीवे दिया है हम लोग इस पोर्टफोलियो में एज कम्पेयर टू काफ़ी अदर पोर्टफोलियोज। तो आप अलोकेशन का बेनिफिट लेते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट और एज अ हाउस और एज अ प्रोफेशनल मेरा बिलीफ है एज अ फंड मैनेजर कि सिलेक्शन जैसा कोई अल्फा नहीं है। जो पोर्टफोलियो मैनेजर साल भर में 10 स्टॉक ढंग से पिक कर पाए, उसको कोई बीट नहीं कर सकता है मार्केट में। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट एज इजी एज आई एम सेइंग इट। ओके, Yeah. बट एज अ हाउस और इस पोर्टफोलियो में भी हमारा फोकस काफी है कि भाई जो भी सेक्टर में जाओ आप, वहां पे आपका सिलेक्शन शुड बी अबव एवरेज। नॉट दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स, यू विल मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट आपका सिलेक्शन सुपीरियर होना चाहिए, एवरेजेस से सुपीरियर होना चाहिए। अगर आप वो सिलेक्शन कंसिस्टेंटली कर पाओ, तो आपका एलोकेशन और स्ट्रैटेजी का जब टेलविंड आएगा तो आपको और अल्फा मिलेगा। जिस वक्त स्ट्रैटेजी का टेलविंड नहीं रहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे था बीच में कैलेंडर ईयर 23, जब Hmm. वैल्यू चल रहा था मार्केट में, ग्रोथ क्वालिटी बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो हमें भी दिक्कत हुई, हमें भी थोड़ा इम्पैक्ट आया उसका। बट Hmm. आप वो स्ट्रैटेजी बार बार चेंज नहीं करते हो, Correct. क्योंकि इट कीप्स यू in good state over a period of time. Yes, in a particular year or two, it can hurt you also, because market will be working against you. Market might be over enthusiastic and buying some other businesses which you are not comfortable with, but it doesn't matter. So ये पूरा है कि रिस्क आप हाउस लेवल पे मैनेज करते हो ढंग से। ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो लेवल पे भी काफी चीजें करते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट इन ये क्या आप स्टार्टिंग में क्या ले रहे हो उससे ही हो जाता है। ओके, क्योंकि आप डर्ट लोगे ही नहीं तो आपको इम्पैक्ट आएगा ही नहीं निगेटिव। ओके, Okay. और दूसरा हाउस लेवल पे स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी, गुड फोकस ऑन अलोकेशन एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ एक्चुअली फोकस ऑन सिलेक्शन विद सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ। ये ब्रॉडली कॉन्टेक्स्ट है इस पोर्टफोलियो का हमारे लिए, Okay. विच हैज एक्चुअली डन वेल ओवर पीरियड ऑफ टाइम। आई मीन, Yes. एंड Yes. हम लोग हमेशा हमारे पोर्टफोलियोज, जैसे आपने बोला कि हाँ रिटर्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे हम लोग काफी फोकस करते हैं। तो हर पोर्टफोलियो का हमारे जनरली हम लोग कि आपका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वोलेटिलिटी कैसा है, आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन कैसा है पोर्टफोलियो का, आपका सॉर्टिनो रेशो कैसा है, आपका शार्प रेशो कैसा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस पे काफी ज्यादा डिबेट करते हैं। समटाइम हम वी सक्सीड, समटाइम्स वी फेल, बट वो काफी फोकस एरिया है हमारे लिए। Okay. But then let's understand कि आपने you explained very beautifully कि आप अपना investment strategy कैसे manage करते हैं. But then stock selection की अगर हम बात करें, ऐसा भी सिनेरियो आता है जहाँ मान लीजिए mid caps जो हैं large caps हो गए हैं, right? You have some mid caps in your portfolio that have become large cap, या उल्टा भी हो सकता है, large caps mid caps हो गए हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपको small cap stocks mid cap में आ गए हैं. So how do you incorporate these changes which are happening quite often? तो जो आपके स्टॉक्स का मार्केट कैप चेंज होता है तो आप कैसे मैनेज करें, स्पेशली जब स्मॉल कैप स्टॉक्स मिड कैप में आते हैं? डू यू थिंक आपको लगता है कि चलो सब पैरामीटर्स ठीक है, इसको इंक्लूड कर देते हैं पोर्टफोलियो में? उसमें बड़ा फंडामेंटल सिंपल रूल है। ओके. It doesn't matter whether large cap is becoming mid cap or small cap is becoming mid cap or mid cap is becoming small cap. Of course, if large cap is becoming mid cap and mid cap is becoming small cap, there is a problem. या But fundamental rule ये है कि as long as you are comfortable with the capital efficiency, management, business, and earnings growth, earnings superiority of that particular script, it doesn't matter what it is. I mean, how am I concerned? The product diversity is allowing me to actually hold everything, correct? या I mean, I would be very happy if I buy something micro cap and it becomes large cap, because it means it is allowing you to compound money for such a long period. So वहाँ पे डिसीजन मेकिंग तभी आता है अगर फंडामेंटली सपोज कोई मिड कैप स्मॉल कैप बन गया एंड यू थिंक दैट द इट हैज बिकम स्मॉल कैप बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल रीजंस की इसमें कोई मैनेजमेंट के कैपिटल एलोकेशन में कोई चैलेंजेस आए हैं, या ग्रोथ में कोई चैलेंजेस है, या स्ट्रक्चरल कोई टेक्नोलॉजी चैलेंज है, या रेगुलेटरी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, then you have to act on it. Otherwise, it's just like a fundamental stock selection and research process whereby you stay put till the time the facts don't change, and the facts are acceptable business management quality, balance sheet quality, and then the capital efficiency and earnings momentum or earnings superiority versus the market or that sector. ये जब तक इन प्लेस है तब तक आप स्टॉक रखोगे। वो अगर नहीं है, ओके, तो फैक्ट्स चेंज, यू चेंज योर व्यू। सो दैट्स हाउ वी थिंक अबाउट दिस थिंग्स। ओके, इट्स वंडरफुल. सो आई थिंक ये सब तो सॉरी जस्ट टू इंटरजेक्ट, प्लीज. ये सब तो एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, करेक्ट?
जब मैंने करियर ज्वाइन किया तो स्मॉल कैप का डेफिनेशन अलग था, मिड कैप का अलग था, लार्ज कैप का अलग था। वो तो Yes. तो किसी और कंट्री में जाएंगे तो लार्ज कैप का डेफिनेशन अलग होगा, स्मॉल कैप का डेफिनेशन, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज हैज दोस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल, देन यू जस्ट स्टे पुट। Okay. All right. So I think large and mid cap as a category के बारे में we've spoken about risk, we've spoken about returns, investment horizon कितना होना चाहिए, we've spoken about Canada Robeco Emerging Equities Fund. So now help me understand कि मान लीजिए कि मैं एक investor हूँ और मेरे portfolio में large and mid cap funds भी हैं, maybe I have एक दो other diversified equity funds, maybe I have some small cap and so on, right? What are some of the tips that you would give to the investor अगर एक investor को अपने portfolio को rebalance करना है, राइट? तो अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस करना है, मुझे क्या चीजें देखनी चाहिए? इट कुड बी अक्रॉस सेगमेंट्स, इट कुड बी अक्रॉस द डिफरेंट कैटेगरीज दैट आई होल्ड, लेकिन मुझे एक आइडियल रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एक इन्वेस्टर के लिए? Sure. ऐसा आइडियल तो कुछ होता नहीं है। आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन विच इज बेस्ट पुट टू इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो आप before actually I giving my view, which is not a professional view on portfolio management, the mutual fund portfolio management disclosure, but अगर view देना है तो, and this is not a recommendation to do these things or not. Okay, I think दो तीन चीजें तो कर ही सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि काफी बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स, नम्रता ने ये बोला तो ये फंड ले लिया, श्री ने ये बोला तो ये फंड ले लिया, ऐसे करते करते वो गार्बेज हो जाता है पूरा कि आपने 100 फंड जमा कर लिए। तो पहला तो ये होता है कि आप कोई डिसीजन मेकिंग करने के पहले ये सोचे कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ओके, कि मुझे एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर मेरे गोल्स क्या है। ओके, एक बार आपने गोल डिफाइन कर लिए तो आपको ये पता है कि मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका सेविंग्स पता है, आप कितना लगा सकते हो पता है। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद को समझते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वोलेटिलिटी एपेटाइट क्या है। क्योंकि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बुलिश फेज में स्मॉल कैप में जाते हैं और बेरिश फेज में स्मॉल कैप से बाहर जाते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप वैसे नहीं बने हो जो वोलेटिलिटी ले सके। अगर नहीं बने हो तो मत करो। ओके, तो और तीसरा है कि आपका होराइजन क्या है। तो ये दो तीन चीजें आपको पहले डिफाइन करनी चाहिए बिफोर एक्चुअली इवन स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट हाउ टू चेंज द पोर्टफोलियोज, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ये आपने एक बार डिफाइन कर दिया, उसके बाद में आपको ये चीज करनी है जो मैंने, और ये मैं जनरिकली बता रहा हूं कि जो भी कैटेगरी में आपका मिसमैच है, आपका पर्सनैलिटी का, आपका होराइजन का और आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन का, वर्सेस आप जो कैटेगरीज होल्ड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आज सपोज किसी इन्वेस्टर का, जस्ट हाइपोथेटिकल, कि 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है, 15 पोर्टफोलियोज में लगा हुआ है, पता चला बंदे का 80% पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में लगा हुआ है। ओके, और पता चला कि वो सिर्फ 3 साल पहले मार्केट में आया, तो उसने एक भी बार 50% या 30%, 40% का ड्रॉडाउन नहीं देखा है, उसका टेस्ट नहीं हुआ है वोलेटिलिटी या एपेटाइट, करेक्ट। तो उसको ये जरूर देखना चाहिए कि भाई मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है क्या कि ये what will be my actions, the most best way to think is कि what will be my action if the market goes down 25%। सी 5-10% तो सब लोग बाय करते हैं मार्केट में। ओके, जब 5% 10% मार्केट गिरता है सब लोग बाय करते हैं। ओके, जब मार्केट 25% नीचे जाएगा, और उसका बेस्ट एग्जांपल है आपने कोविड में क्या किया, आपने 2018 में क्या किया, 2013 में आपने क्या किया, 2009 में क्या किया। अगर ये चारों भी बाहर आपने खरीदा नहीं है ना, आप ज्यादा लकी हो रादर देन ज्यादा स्किल्ड। ओके, तो आपको ये करना चाहिए कि आपका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप मिड कैप का, उसको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो ये चीज एटलीस्ट एनुअली सब लोगों को अपने खुद के पोर्टफोलियो के साथ करना चाहिए। और ये इट कैन बी अपोजिट ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे 18, 19, 20 में ऐसा होता है कि लोगों के, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म सो मच कि आपका लार्ज कैप एलोकेशन बढ़ गया। तो आपको एटलीस्ट साल में एक बार ये देखना चाहिए कि आपके एलोकेशन किस तरफ है और वो आपके गोल्स और आपके होराइजन, आपको वोलेटिलिटी और आपके पर्सनैलिटी के साथ मैच होते हैं कि नहीं। तो आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल है। ये एक, आई थिंक, एक बहुत फंडामेंटल टिप है। सेकंड ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि सपोज 15 म्यूचुअल फंड है आपने जो लिए हैं, हो सकता है कि 5 हाउसेस के या 7 हाउसेस के अलग अलग 2-2 प्रोडक्ट्स। आपको ये पता होना चाहिए कि उन हाउसेस का कोर थॉट प्रोसेस, कोर ब्रॉडर स्ट्रेटेजी क्या है एज अ हाउस, उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस ब्रॉडली क्या है। जैसे वैल्यू ग्रोथ बहुत लूजली यूज करते हैं लोग, बट एटलीस्ट आपको टिल्ट पता होना चाहिए। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए कि सभी फंड आपने कैनरा रोबेको के लिए है या सभी फंड आपने एक्स के लिए है या वाई के लिए है, जेड के लिए। क्योंकि स्ट्रेटेजी सब लोगों का बेसिकली फंडामेंटली ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या कोर थॉट प्रोसेस एक होमोजीनियस होता है। तो ये जो 2-3 थॉट प्रोसेसेस है, ग्रोथ है, वैल्यू है, ब्लेंड है, उसका आपके पोर्टफोलियो में भी थोड़ा ब्लेंड होना चाहिए, ताकि आपका एक्सपीरियंस थोड़ा एवरेज रहेगा रादर देन
आई मीन उसमें कोई खराबी नहीं है, बट आपका एक्सपीरियंसेस वोलेटाइल होने की बजाय थोड़ा होमोजीनियस रहेगा। वो एक चीज़ आप इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। तीसरा ये है कि इन्वेस्टर्स को हमेशा एक बार आपने डिसाइड किया तो वो स्ट्रैटेजी को एटलीस्ट 5 साल बैक करना चाहिए। ओके नहीं तो इन्वेस्टर्स का क्या होता है इनवेरिएबली, एंड दिस इज लाइक द प्रॉब्ली आई थिंक द बेस्ट एडवाइस इसकी, हमेशा केयरफुल रहिए कि जो फंड 3 साल 5 साल अच्छा किया है उसमें लगाना है, और जो फंड ने 2 साल 3 साल खराब किया है उसमें से निकालना है। दैट माइट नॉट बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑलवेज। सो यू शुड कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर पुलिंग आउट दैट फंड कि भाई ये क्यों निकाल रहे हो, ये निकालने की जरूरत है क्या, और ये फंड टर्न अराउंड क्यों नहीं होगा, या ये जो अच्छा कर रहा है वो कंसिस्टेंटली अच्छा क्यों करता रहेगा, उसका क्या रीजंस है। क्योंकि फंडामेंटली मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ रिटर्न नहीं बेचनी चाहिए, ना एडवाइजर्स को बेचनी चाहिए, ना इन्वेस्टर को खरीदनी चाहिए। उनको फंड हाउस, थॉट प्रोसेसेस, स्टाइल्स, ओके, और उन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पहले 3 पॉइंट बोले मैंने कि आपका क्या खुद का पर्सनैलिटी है, आपका क्या होराइजन है, आप क्या वोलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल हो, ये सब कॉम्बिनेशन करके डिसीजन लेना चाहिए, रादर देन कि अरे आज ये फंड अच्छा कर रहा है, ये स्टाइल अच्छा कर रहा है, आज थीमेटिक अच्छे कर रहे हैं। वो सब चेंज हो जाता है, हर 3 साल में चेंज होता है, हर 2 साल में चेंज होता है। I've noticed one thing कि fund manager plays a very important role, especially अगर मैंने actively managed funds में डाला. Obviously, the fund manager is trying to generate alpha for me. अब ऐसा हो सकता है कि मेरी जो कोर स्ट्रैटेजी है या मेरा जो कोर बिलीफ है, द फंड हाउस इज फॉलोइंग दैट. लेकिन हो सकता है कि जो फंड मैनेजर इज हैज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड ही इज मैनेजिंग द फंड इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड लेट्स से कि फंड मैनेजर चेंज हो गए, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, राइट? तो इस टाइम में डू यू थिंक मुझे उस फंड से पैसा निकालना चाहिए, कंसिडरिंग नाउ जो फंड मैनेजर हैं वो मेरे कोर बिलीफ सिस्टम के साथ मैच नहीं करते हैं? निकालना चाहिए कि वो मुझे पता नहीं, बट आपको इवेल्युएट तो करना चाहिए। आपको फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, उसका स्टेबिलिटी, उसका होराइजन, वो थोड़ा तो देखना ही चाहिए। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे आपने बोला कि उसका थॉट प्रोसेस और मेरा थॉट, यानी मैं जिस एक्सपेक्टेशन के साथ या मैं जिस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ वो मैच हो रहा है कि नहीं, वो देखना चाहिए। बट नया कोई फंड आया है तो वहाँ से आई डोंट थिंक इमीडिएटली निकालने की जरूरत है फंड मैनेजर। आप उसको इवेल्युएट कर सकते हो 6 महीना 2-3 क्वार्टर, एंड देन यू कैन मेक द डिसीजन। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो फंड मैनेजर भी उस हाउस में आके थोड़ा मिडिल में आ जाए। काफी बार होते लोग एक्सट्रीम होते हैं, व्हेन दे चेंज द houses, they also come a little bit in middle in terms of thought processes. Sure. Okay. So just one last question, Shri, and I think ये हम सबसे पूछते हैं, but आज मैं थोड़ा differently पूछूंगी कि generally हम सब बहुत सालों से invest कर रहे हैं, and I'm sure you've been investing for over, I don't know, maybe 1 or 2 decades. और downward cycle हर कोई देखता है, ऐसा तो है नहीं कि पिछले 20 साल में हमने भी देखा होगा हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे गया होगा। जब आपका ऐसा सिचुएशन हुआ होगा जहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका पोर्टफोलियो गिरा है, टेल मी व्हाट वाज योर रिएक्शन लाइक, to that as an investor, not as a fund manager, not as a someone who's part of this industry professionally, as an investor, आपको क्या लगा था जब आपका पोर्टफोलियो गिरा था, considering I'm sure you must have believed कि I'm very well read, मुझे तो इस इंडस्ट्री के बारे में पता है, मार्केट्स ऊपर नीचे जाएंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि we have something called as loss aversion bias, जो बोलता है कि जब हम मान लीजिए पैसे की जरूरत है, मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट्स, एक अच्छा करिए एक बुरा करिए, इनवेरिएबली हम उसको बेचेंगे जो अच्छा कर रहा है, एंड वी होल्ड ऑन टू द लॉस मेकिंग वंस विद द होप कि वो कभी अच्छा करेगा। सो यू टेल अस कि क्या आपने कभी लॉस अवर्जन बायस फॉलो किया है, एंड आपका रिएक्शन क्या रहा है व्हेन यू हैव मेड लॉसेस? हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। ऑफ कोर्स किया होगा, आई थिंक द फर्स्ट हाफ इन करियर you would have done it, of course. So 2008 was a very very different thing which we had never experienced कि ऐसा सब कुछ भी हो सकता है। तो of course you thought कि word is going to come to close, so you would have shown some loss aversion. But I think जैसे जैसे experience आया है, you have realized कि yes, these things keep happening. फंडामेंटली अगर कोई भी इन्वेस्टर हो, जो मैं पर्सनल में करता हूँ, इसके लिए मैं वो एडवाइस कर रहा हूँ कि खुद का बैलेंस शीट अगर लीवरेज नहीं है, ओके, आपको खुद ने ऐसा कोई भी पैसा नहीं लगाया है जो बोरो करके लगाया है, या आपका मार्केट में पैसा लगाया है और इधर बोरोइंग भी खड़ा है बहुत ज्यादा, इसका कमिटमेंट है आपका घर का ईएमआई या कुछ भी, देन इट इज अ प्रॉब्लम। देन योर डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी सब ऑप्टिमल, इफ आई हैव टू पुट इट वेरी वेरी माइल्डली, क्योंकि देन यू आर नॉट एक्टिंग रैशनली, देन यू आर एक्टिंग इमोशनली, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी तरफ तो मुझे पैसा भरना है और इस तरफ का पैसा 30% 40% चला गया है, करेक्ट?
जो इन्वेस्टर्स अपना बैलेंस शीट ढंग से मैनेज करते हैं, और जो एटलीस्ट मैंने पहले साइकिल में ही सीख लिया, पहले 5-6 साल में, उसके बाद में एक बार आप बैलेंस शीट अगर मैनेज करो ढंग से, तो देन एक्चुअली यू कैन यूज इज एन अपॉर्चुनिटी। एंड उसके ओके। बाद में हमेशा मैंने उसको अपॉर्चुनिटी बोल के यूज किया है, क्योंकि आपको पता है कि 18 महीना, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, if I actually stay put, my actually it becomes like a dollar cost averaging, correct? सपोज मेरे पास एक ही स्टॉक है या एक ही म्यूचुअल फंड होता जिसका एनएवी 100 होता, और अगर वो 60 रुपया हो गया है, 60 रुपये में मैं डबल डाउन कर रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट 40 रुपये हो जाता है या 50 रुपये हो जाता है। सो वो कंसिस्टेंटली किया है, यस इनिशियल पार्ट, यस, बट आफ्टर दैट आई थिंक नहीं। बट वो आपको वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको तभी है जब आपका बैलेंस शीट में प्रॉब्लम नहीं है। यानी इजी टर्म में बैलेंस शीट कैसे बोलो लोगों को, समझो। बैलेंस शीट यानी ऐसे नहीं है कि आपके इनकम और आपके खर्चे में इतना बेसिकली मिसमैच है कि आप काफी सारा बोरोइंग पे जी रहे जी हो, रहे या काफी सारे लग्जरियस आपने आई मीन लाइफस्टाइल बिल्ड करके रखी, जहाँ पे आपका कॉस्ट, इनकम और कॉस्ट में काफी मिसमैचेस है, और फिर आपने इक्विटी मार्केट में जाके इन्वेस्ट किया और फिर मार्केट 30% गिर गया, नेचुरली विल सेल इट। वो अगर आप अवॉइड करो तो फिर आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी सो मच। Okay, wonderful. I think thank you so much, Shri. We had these many questions for you today. I think it was a wonderful conversation. हमने बहुत कुछ सीखा आज. I'm sure हमारे जो viewers हैं उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा about large and mid cap as a category for sure. So thank you so much for your time, Shri, and I do hope we'll get you back again soon. Thank you so Thank you much. so much, Namrata, for having us. Thank you. Wow, that was such a knowledgeable conversation with Mr. Sridatta. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस एपिसोड में. So let's quickly summarize everything that we've learned in this episode. तो सबसे पहले हमने मिस्टर श्रीदत्ता से पूछा कि क्या एक इन्वेस्टर को लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड्स में अलग इन्वेस्ट करना चाहिए, और दे कैन जस्ट इन्वेस्ट देयर मनी इन अ लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो मिस्टर श्रीदत्ता सेज कि सबसे पहले एक इन्वेस्टर को जिसको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है, दे शुड इन्वेस्ट बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड द रिस्क टॉलरेंस। एक जो कोई भी अगर एक इक्विटी फंड होता है, इफ़ इट फॉलोज स्मार्ट एलोकेशन प्रोसेस, अगर उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव काफ़ी वेल थॉट आउट है, then it has the potential to generate good returns for the investor over a period of time. And of course, एक fund manager के skill set के ऊपर भी depend करता है. So if a large and mid cap fund follows these criteria, then an investor can look at investing in a large and mid cap fund instead of investing in large cap funds and mid cap funds separately. फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता से पूछा कि एक large and mid cap fund से हमारा return expectation क्या होना चाहिए. So Mr. Sridatta says कि ideally इस कैटेगरी से आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम होना चाहिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स. ही ऑल्सो सेज कि अगर आपको इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो भी कम से कम 5 से 6 साल होना चाहिए. फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता से पूछा कि कैनरा रोबेको इमर्जिंग एक्विटीज़ फंड के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है. एंड मिस्टर श्रीदत्ता सेज कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए वो 3 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं. सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक कंपनी का कैपिटल एफिशिएंसी कितना अच्छा है. दे ऑल्सो लुक एट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक मोड. जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ द टाइप ऑफ बिजनेस, और जो तीसरा फैक्टर दैट्स द टाइप ऑफ मैनेजमेंट. सो ये जो फंड है ये काफ़ी कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करता है एंड बिलीव्स इन पिकिंग द राइट सेक्टर एंड द राइट स्टॉक. फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता के साथ डिस्कस किया कि ऐसा हो सकता है कि जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो लार्ज कैप हो गए हैं, या कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स मिड कैप हो गए हैं. तो अंडर सच सर्कमस्टांसेस पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाता है. एंड मिस्टर श्रीदत्ता सेज कि एज लॉन्ग एज द स्टॉक इज़ फुलफिलिंग द स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया, इट डज़ नॉट मैटर कि वो स्टॉक लार्ज कैप है या मिड कैप है. हाँ, लेकिन अगर उस स्टॉक के बेसिक फैक्ट्स चेंज हो रहे हैं और अब वो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है, then the fund will exit from such stocks. फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता से पूछा कि एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो कब और कैसे रीबैलेंस करना चाहिए. So Mr. Sridatta says कि this depends on the return expectation of the investor, which ultimately boils down to your risk tolerance, your investment objective and your time horizon. So he says कि अगर एक investor का risk profile और financial goals का mismatch है with the investment objective of the fund, then the investor can exit from that fund. He also says कि आपको अपना portfolio साल में एक बार at least rebalance करना चाहिए. He also says कि एक concentrated approach follow नहीं करना चाहिए. You should diversify your investments across investment styles and fund houses.
ही ऑल्सो सेज कि अगर आपने एक बार अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया तो आपको उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहिए। फिर हमने मिस्टर श्रीदत्ता से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग, एंड ही सेज कि कभी भी पैसा बोरो करके इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये एक रैशनल चीज़ नहीं है। ही सेज कि आपको अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहिए, and you should look at averaging out the purchase price of your equity investments. So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had an amazing learning experience. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds at Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.